नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है रिंकू कुमार जी की। इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न, द्वादश भाव में बुध 29 डिग्री, चंद्रमा 24 डिग्री, चलित में दोनों का कन्या का फल मिल रहा है। क्या इस योग से लग्न को बल जाता है? बिल्कुल। अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठ करके चलित में लग्न का फल दे रहे हैं तो निस्संदेह इससे लग्न को बल जाता है, परंतु समझने का प्रयत्न करिए। कन्या लग्न की कुंडली है, अर्थात 12वें भाव में सिंह राशि हुई। अब सिंह राशि में 29 अंश पर बुध का होना, इसका सीधा सा मतलब है कि बुध किस स्थिति में है? मृत अवस्था में है। एक दूसरा, चंद्रमा की स्थिति को देखिए तो चंद्रमा भी 24 अंश पर है, यानी कि 24 अंश पर होने का मतलब है कि चंद्रमा भी मृत अवस्था के हुए। तो अब सवाल ये उठता है कि लग्न को बल दे तो रहे हैं, चलित में जब प्रभाव लग्न का दे रहे हैं तो निस्संदेह लग्न को बल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन स्वयं इनके पास खुद का उतना बल नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर चलित में भी लग्न का फल दे रहे हैं तो उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा, अच्छा तो कहा जाएगा। यदि चलित में भी लग्न का फल दे रहे हैं तो अच्छा तो कहा जाएगा, लेकिन वो इतने बलवान नहीं हैं कि उनके बल से लग्न बेहद मजबूत माना जाए। इस अवस्था में भी लग्न को कमजोर ही माना जाएगा। कपिल भारद्वाज जी ने पूछा है, अगर मिथुन लग्न की कुंडली में 10वें भाव में राहु 2 अंश और गुरु 29 अंश के हों तो राहु की और गुरु की महादशा कैसी रहेगी? देखा जाए तो मिथुन लग्न की कुंडली में राहु बेहद कारक ग्रह हैं। अब जाकर के यदि 10वें भाव में बैठे हैं, अर्थात मीन राशि में, तो मीन राशि में देव गुरु की स्थिति की अगर बात करें तो 29 अंश पर बाल अवस्था के हैं। तो गुरु की दशा को तो मैं ठीक समझता हूं। राहु मीन राशि में कोई अच्छा फल नहीं देता, बल्कि यदि वो कन्या में होता तो ज्यादा अच्छा फल देता। उल्टी स्थिति है। यहाँ पर केतु जो है मीन राशि का स्वामी है। तो मैं समझता हूं कि दोनों अपने अपने घर को देख रहे हैं। तो राहु की दशा को भी और गुरु की दशा को भी, दोनों को ठीक ही कहा जाएगा। अब ये निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है। यदि उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जिसे हम मध्यावधि कहते हैं तो राहु की दशा बहुत बेहतरीन होगी आपके लिए, क्योंकि दशम का राहु आप जानते हैं, मेरे कार्यक्रमों में सदैव आपने सुना है कि बहुत अच्छा मैंने कहा है, तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। और गुरु की दशा तो खैर है ही अच्छा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। परमजीत सिंह, इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न, 5वें भाव में राहु 12 डिग्री, चौथे भाव में शनि 25 डिग्री वक्र अवस्था में और चलित में फल पंचम भाव का, एकादश भाव में उच्च के गुरु की दृष्टि पंचम भाव का, क्या फल मिलेगा? क्या यह भी श्रापित योग माना जाएगा? कन्या लग्न में आपने कहा है कि 5वें भाव में राहु है 12 डिग्री पर और चौथे भाव में शनि 25 डिग्री पर वक्र अवस्था में और चलित में पंचम का फल दे रहे हैं। देखिए, राहु ऑलरेडी पंचम का ही फल दे रहे हैं और शनि भी वहां पर पंचम का ही फल दे रहे हैं, परंतु ये श्रापित योग नहीं है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये श्रापित योग नहीं है। योग का अर्थ जोड़ होता है, तो यहां जोड़ नहीं है, फलतः ये योग नहीं है। हाँ, ये दोनों के दोनों ग्रह पंचम का फल दे रहे हैं, फलतः संतान संबंधित बाधा, शिक्षा संबंधित बाधा को दर्शा रहा है। अब इन दोनों के कारक देवगुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ने के कारण इस भाव से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसमें बहुत हद तक अंतर आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि गुरु अपनी दृष्टि जो डाल रहे हैं इस भाव पर, तो इस भाव से संबंधित जो भी थोड़ी बहुत परेशानी शनि और राहु उत्पन्न कर रहे हैं वो दूर करने का काम करेंगे। लेकिन हाँ, ये श्रापित योग नहीं कहलाएगा, बल्कि इस तरह के प्रभाव के कारण पंचम भावजन्य पीड़ा जातक को जीवन काल में देखने में आएगी। डेविड मकवान, अब ये नाम ओरिजिनल तो हो नहीं सकता क्योंकि डेविड मेरे कार्यक्रम को क्यों देखेंगे। खैर, आपका प्रश्न आया है। आपने पूछा है, लग्नेश और राशिश दोनों ही वर्गोत्तमी हों तो ये दोनों ग्रह कैसा फल देंगे? अगर लग्न कुंडली में दोनों निर्बल प्रतीत हो तो, जब निर्बल हैं जन्म कुंडली और लग्न कुंडली में अगर आप देख रहे हैं कि एक निर्बल हैं तो निसंदेह वो निर्बल ही माने जाएंगे। पहले ये जानिए कि वर्गोत्तमी ग्रह होता कैसा है। ज्योतिष शास्त्र में वर्गोत्तमी ग्रह को उच्च के समान माना गया है। फिर से सुनिए, उच्च के समान।
इसका एक मतलब यह है कि उच्च का ग्रह जन्म कुंडली में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है और वर्गोत्तमी ग्रह उच्च के समान फल देने वाला होता है। सो अच्छा हुआ, लेकिन चूंकि आपने जैसा कहा कि हैं तो वर्गोत्तमी, परंतु दोनों के दोनों निर्बल प्रतीत हो रहे हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि अगर वर्गोत्तमी होने के चलते 100 में 100 मिलता, तो इनके निर्बल होने के चलते ये लगभग 50 या 55% ही अपना प्रभाव दे सकेंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि वर्गोत्तमी है। यदि वर्गोत्तमी नहीं होते तो फिर जब निर्बल ही हैं तब तो फिर निर्बल का बल शून्य हो जाता है। तो 50% जो प्रभाव है वर्गोत्तमी के कारण। अभिषेक कुमार जी का प्रश्न है, सिंह लग्न की कुंडली में लग्न 20 अंश 43 कला, लग्न में ही देवगुरु बैठे हैं 17 अंश 17 कला के साथ, 17 अंश और 17 कला है इनका। पांचवें घर में राहु 18 अंश 42 कला के साथ, चंद्रमा 25 अंश 19 कला की युति है। पांचवें घर में केवल गुरु की दृष्टि है, क्या कोई दोष है? अगर है तो कोई सरल उपाय बताएं, मैं एक विद्यार्थी हूं। सिंह लग्न की कुंडली लग्न में 20 अंश, लग्न कुंडली में लग्न 20 अंश 43 कला, लग्न में ही गुरु बैठे हैं आपका कहना है, जो कि बहुत अच्छा है। और गुरु आपने बताया 17 अंश पर, यह भी बहुत अच्छा है। पांचवें घर में आपने बताया कि गुरु राहु हैं और चंद्रमा के साथ है। राहु आपने 18 अंश पर बताया और चंद्रमा आपने 25 अंश। निसंदेह ये चंद्र ग्रहण योग है और ये चंद्र ग्रहण योग मानसिक अशांति और परेशानियों को जन्म दिलाने वाला होता है। कार्यक्रम में मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में यदि चंद्र ग्रहण योग बना हुआ हो तो इस योग के कारण जातक के परिवार में किसी न किसी की अस्वाभाविक मृत्यु को भी ये प्रदर्शित करता है। पंचम भाव में चंद्र राहु की युति से शिक्षा, जो कि आपने बताया है विद्यार्थी हुआ मैं, तो शिक्षा, प्रेम और आगे चल करके संतान, इन तीनों पर ही इसका असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये परेशानी की स्थिति को तो प्रदर्शित कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब बारी आ जाती है कि क्या ये गुरु की दृष्टि से इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गुरु की दृष्टि पड़ जाने से पहले तो आपने पूछा था दोस्त तो है ये चंद्र ग्रहण योग गुरु की दृष्टि पड़ जाने से इस दुर्योग में बहुत हद तक कमी आएगी। मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था कि किसी दुर्योग पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो दुर्योग और ज्यादा दुष्प्रभावी बन जाता है। किसी दुर्योग पर शुभ ग्रह की जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उस दुर्योग के अशुभत्व में कमी आ जाती है। किसी शुभ योग पर, राजयोग पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो राजयोग और मजबूत हो जाता है। किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो राजयोग अपना कम प्रभाव दे पाता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि से निसंदेह बहुत राहत आपको मिल रही है। अब यदि और भी कहीं मानसिक अशांति, परेशानी, बेचैनी या मन अशांत है आपका, तो आप सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में जाया करिए। सोमवार को शिव जी के ऊपर दूध अर्पित किया करिए, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। मनीष पंचासरा या पंचसारा, जो भी हो मनीष जी, आपकी कुंडली, आपका प्रश्न मैं ले रहा हूं, एक बार आप अपने नाम को जरा देख लें। तो आपने पूछा है वृषभ लग्न की कुंडली में अगर गुरु 8वें भाव में हो, शुक्र दूसरे भाव में हो 10 डिग्री पर, तो क्या विपरीत राजयोग बनता है? अगर बनता है तो फिर गुरु की महादशा में जातक को कैसे परिणाम मिलेंगे? वृषभ लग्न की कुंडली में अगर गुरु 8वें भाव में हो, ठीक है, और दूसरे भाव में होकर के शुक्र दूसरे भाव में होकर के 10 डिग्री पर, यानी कि मिथुन राशि में आपका कहना है कि शुक्र बैठे हुए हैं 10 डिग्री पर, तो 10 डिग्री पर मिथुन राशि में होना ये तो शुक्र को बली बना बता रहा है, अच्छी बात। गुरु की दृष्टि पड़ जाने से शुक्र और बली हुए, ये भी अच्छी बात। और अब उस अवस्था में यदि देव गुरु बृहस्पति के विपरीत की बात आप पूछ रहे तो 100% विपरीत राजयोग बहुत अच्छा है और उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। गुरु की दशा का आपको लाभ मिलेगा। पर कैसा, सवाल उठता है कैसे परिणाम की आप अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, जन्म कुंडली में बनने वाला कोई भी राजयोग, कोई भी दुर्योग सीधा कोई अपना प्रभाव नहीं देता है। उदाहरणों से समझिए, मान लिया जाए आपकी जन्म कुंडली में कोई दुर्योग है, कोई भी एक दुर्योग आप ले लीजिए, मैं कह रहा हूं दुर्घटना का योग है। अब आप बेहद सदा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। आप एक, मैं जानता हूं, वाराह मिहिराचार्य का मिहिर नाम जो उनको वाराह की संज्ञा दी गई थी इसीलिए दी गई थी कि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी वाराह की 100% सही घटित हुई थी, जहां कि उन्होंने जंगली सुकर से राजा के बच्चे की मृत्यु की घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन सुकर तो नहीं आया क्योंकि सुरक्षा बनाई गई थी। राजा के महल के ऊपर जो चिन्ह लगा था, जंगली सुकर का जो प्रतीक चिन्ह लगा था, वही गिर गया। तो कहने का मतलब घटनाएं जो घटित होने वाली हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एकदम से उसकी दिनचर्या इतनी सरल सहज हो कि दुर्घटना का नाम मात्र उसके जीवन में ना आता हो, संभव है कि दुर्घटना की स्थिति ही ना घटित हो। जब भी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, हमेशा याद रखिएगा, मैं अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा करता हूं कि ग्रह का बल चंद्रमा है। जब भी कोई राजयोग घटित होना है तो चंद्रमा कारण बनता है, जब भी कोई दुर्योग घटित होना है तो चंद्रमा कारण बनता है।
तब जातक के मन में ऐसी ऐसी बात, उटपटांग हरकत, उद्वेग, चंचलता बहुत बड़ी मात्रा में उस पर मन में उत्पन्न होने लगेगी। फलतः वह कोई ऐसी हरकत करेगा और उस हरकत के फलस्वरूप दुर्घटना का जो योग है वो घटित हो जाएगा। राजयोग को ले लीजिए, विपरीत राजयोग को। विपरीत राजयोग भी वैसा ही है, कोई भी राजयोग वैसा ही है, उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो राजयोग है, ये उद्यम क्या करता है, चंद्रमा को पकड़ता है, चंद्रमा जाकर के मेहनत करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, और आप अगर प्रयत्नशील हो, प्रयत्न करें तो निसंदेह विपरीत राजयोग जागृत तो है ही, आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। आलोक पाठक जी का प्रश्न है, अगर मीन लग्न और धनु राशि में दूसरे भाव में केवल राहु की दृष्टि हो तो कैसा प्रभाव रहेगा, जबकि सूर्य बुध और राहु छठे भाव में है, शनि मंगल 9वें भाव में, केतु 12वें भाव में, गुरु और शुक्र 7वें भाव में, चंद्रमा 10वें भाव में। तो देखा जाए तो द्वितीय भावपति मंगल बनते हैं। धनु मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी मंगल जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, महाधन योग है, ये तो बहुत अच्छा है। द्वितीय भाव में मंगल की राशि होने के चलते वाणी में कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं वाणी में कड़वाहट की स्थिति को यह प्रदर्शित कर रहा है कि जातक के वाणी में कड़वाहट, सत्यता, तो सत्य होना कोई बुरा नहीं है, पर ऐसा सत्य वो बोलेगा, ऐसी कड़वी वाणी बोलेगा जिससे लोगों को बुरा लग जाए। तो ये इसी बात की सूचना है। पुरुषोत्तम जी हैं, इनका प्रश्न है कि यदि कुंडली के द्वादश भाव में अर्थात 12वें भाव में बुधादित्य योग हो, द्वितीय चंद्र ग्रह स्थित हो और अष्टम भाव में गुरु ग्रह, लग्न वृश्चिक है, आप बताइए इस कुंडली के गजकेसरी योग और बुधादित्य योग का लाभ कैसे उठाएं? कर्म करके। किसी भी राजयोग, देखिए पहले फिर से भी थोड़ी देर पहले इसी विषय को मैं समझा रहा था, फिर दोबारा समझा देता हूं। हालांकि अगर ये राजयोग है तो आपको सोने नहीं देगा, विशेष करके यदि इस राजयोग में बल है, विशेष अगर राजयोग में बल है तो वह आपको चैन से सोने ही नहीं देगा, क्योंकि योग तो प्रभावित है तो आपको कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और अगर आप कर्म करेंगे तभी योग का फल आपको मिलेगा। तो आपने जो मुझसे पूछा कि गजकेसरी योग और बुधादित्य योग का लाभ कैसे उठाएं, लाभ कुछ नहीं उठाना। मैं हमेशा कहा करता हूं कि राजयोग है, इसका यह मतलब थोड़ी है कि सर पे मुकुट लगा करके घूमेंगे आप, ऐसा तो होने वाला नहीं है। राजयोग का सीधा सा मतलब है आप और ज्यादा बेहतर कर्म करेंगे। एक सामान्य परिवार में भी जन्म आपने लिया है तो अपने बेहतर कर्मों के चलते बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये राजयोग बस ऐसे ही काम करता है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं है। तो आपको बस प्रयत्न करना है, अधिक से अधिक प्रयत्न करना है, ये राजयोग जागृत हो जाएगा। प्रतिभा कुमारी, इन्होंने पूछा है, मकर लग्न की कुंडली में लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु, मंगल अष्टम में, चंद्रमा भाग्य में, गुरु शनि सूर्य दसम भाव में, शुक्र बुध, फिर से मकर लग्न की कुंडली में लग्न में केतु, सप्तम में राहु मंगल, अष्टम में चंद्रमा, भाग्य में गुरु, शनि सूर्य दसम में, यहां पर चंद्रमा भाग्य में, गुरु शनि सूर्य दसम में, शुक्र बुध, ऐसा आपने लिखा है। यहां पर जो भी बातें आगे मैं बढ़ता हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, क्या मुझे बेटा संतान मिलेगा और मेरा मकान कब बनेगा? मकर लग्न की कुंडली में लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु मंगल, अष्टम में चंद्रमा, भाग्य में गुरु शनि सूर्य, अच्छा भाग्य में गुरु शनि सूर्य तीनों बैठे हैं, और दसम भाव में शुक्र बुध, अच्छा है। देखिए गुरु की दृष्टि यदि जन्म कुंडली के नवम पर पड़ती हो तो मैंने अपने कार्यक्रम में एक नहीं कई एक बार कहा है कि ये पुत्र संतति देने में अकेला गुरु भी सक्षम है। एक और आपको बता दूं कि शनि भी यहाँ पर बैठे हैं, हालांकि मैंने कहा था कि अकेला शनि हो और बली शनि हो तो भी वो पुत्र संतति देने में सक्षम है। एक दूसरा आपने जैसा कहा कि शुक्र और बुध जाकर के दसम में बैठे और उनकी दृष्टि चतुर्थ पर है, तो ये तो निसंदेह मकान बनने का योग है। कब? अभी तो कुंडली देख करके ही पता चलेगा। अब हम आते हैं कि मैंने जो संतान शब्द का जिक्र किया, अब संभव है, देखिए आपको संततियां तो हैं, 2 कन्या संतति है आपको, बात पुत्र संतति की चल रही है। बीज कुंडली और क्षेत्र कुंडली, इन दोनों ही कुंडलियों को देख करके और तब कन्या और पुत्र संतति का निर्धारण होता है। जन्म कुंडली यदि बीज कुंडली अर्थात पुरुष की कुंडली बली हो तो पुत्र संतति, क्षेत्र कुंडली अर्थात कन्या की कुंडली बली हो तो कन्या संतति बार बार होती है। अब 2 कन्या संतति होने का यह मतलब तो तय हुआ कि क्षेत्र कुंडली ज्यादा मजबूत है बीज कुंडली की अपेक्षा। अब क्षेत्र कुंडली के मजबूत होने के कारण बार बार कन्या संतति ही का मुंह देखना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आप दोनों की कुंडली में कहीं नाड़ी दोष तो नहीं। ये देखना होगा कि आप दोनों की कुंडली में, विशेष करके पति की कुंडली में, उनकी कुंडली में पुत्र संतति के जैसा, यानी कि उनकी कुंडली में संतान भाव पर कितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि है या किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि है भी या नहीं, तब जाकर के तय होगा। हाँ, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि का प्रभाव है, आपको 2 कन्या संतति तो है ही।
अभिषेक चौधरी जी का प्रश्न है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव मकर राशि में 2 डिग्री के हैं और नवमांश में भी मकर राशि में है, लेकिन शनि और शुक्र के साथ लग्न कुंडली में किसी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में मकर राशि में 2 डिग्री के हैं और नवमांश में भी मकर राशि में है, लेकिन शनि और शुक्र के साथ। ठीक है, ये दोनों ही लग्नों में यानी जन्मांक और नवमांश दोनों में ही मकर राशि में होकर के बैठे हैं, तो निसंदेह ये वर्गोत्तमी ही चंद्रमा माने जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। डिग्री कमजोर है, फलतः ये मृत अवस्था के हैं, लेकिन वर्गोत्तमी होने का भी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के जवाब में मैंने बताया था कि जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो उच्च के समान फल देने वाला बन जाता है। तो वो उच्च के समान फल देने वाला तो बना। अब यहाँ एक पॉइंट और है कि वो नवमांश में शनि के साथ भी है, फलतः मानसिक अशांति को भी बल जा रहा है। समझिए, चंद्रमा जब ऑलरेडी 2 डिग्री पर है तो मृत अवस्था का हुआ, तो मन को अशांति तो साफ साफ यहाँ मिल रही है। अब ऊपर से नवमांश में वो शनि के साथ विषयों का भी निर्माण करा। अब ये देखना होगा कि शनि की डिग्री कितनी है। शनि की डिग्री अगर चंद्रमा से आगे है तो 12 अंश के भीतर ही और आगे है, तब तो ये प्रबल विषयोग बनेगा और मानसिक अशांति का कारण बता रहा है। लेकिन हाँ, ये तय है कि ये वर्गोत्तमी चंद्रमा माना जाएगा। देवांश जी हैं, इनका प्रश्न है, वृश्चिक लग्न कर्क राशि में चंद्रमा भाग्य भाव में केतु के साथ युति में है, अष्टम भाव खाली, 10वें भाव में शनिदेव, क्या पितृदोष है? केमद्रुम योग तो है, क्या करें? बड़ी चिंता रहती है, कोई उपाय बताएं। भोलेनाथ को जल चढ़वा देती हूं। अच्छा, अभी आपने अपने लिए पूछा है, देती हूं अंत में लिखा है, लड़के के लिए पूछा जा रहा है। जैसे भी हो देख लेता हूं। वृश्चिक लग्न कर्क राशि में चंद्रमा भाग्य भाव में केतु के साथ, यदि आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं या देखती हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि चंद्रमा जब भी जन्म कुंडली में केतु के साथ है तो ये तो तय जान लीजिए कि मानसिक अशांति से पीछा जन्म पर्यंत नहीं छूटने वाला। याद रखिए कि बाकियों की अपेक्षा आपको आपके जीवन काल में मानसिक अशांति ज्यादा ही देखनी है, इससे पीछा नहीं छूटेगा। एक दूसरा, अब आपने जैसा मुझे बताया कि शनिदेव अष्टम भाव खाली है और 10वें भाव में शनिदेव है, तो 10वें भाव में शनिदेव है तो केमद्रुम भी कहां बनता है? ये केमद्रुम योग भी नहीं है। पितृदोष की बात करें तो चंद्र केतु की युति को भी कुछ लोग पितृदोष मानते हैं, तो आप ऐसे अवस्था में पितृदोष तो कह सकते हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि भोलेनाथ को जल चढ़वा देती हूं, बिल्कुल श्रद्धा के साथ चढ़वाया जाए। यदि बच्चे की कुंडली और बच्चा छोटा है तो माँ बाप विशेष रूप से करें, अगर बच्चा बड़ा है तो पूर्णिमा का उसे व्रत कराया जाए, और समय समय पर सावन का महीना आया, कोई विशेष उसका जन्मदिन इत्यादि आया तो शिव जी का अभिषेक उससे कराया जाए। तो निसंदेह ये जो चंद्रमा केतु की युति से जन्य पीड़ा है, मानसिक अशांति है, उससे निसंदेह अंतर आ जाएगा और जो भी परेशानी है उसमें भी अंतर आएगा। रंजीत बारिक, इन्होंने पूछा है, धनुलग्न की कुंडली में गुरु 6ठे भाव में और शुक्र 4थे भाव में, क्या गुरु का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए? धनुलग्न की कुंडली में गुरु 6ठे भाव में और शुक्र 4थे भाव में। मैं बता दूं कि देखिए, गुरु 6वें भाव में जाकर के बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप पुखराज पहने। देखिए, लग्नपति हैं देवगुरु। ज्योतिष का एक तर्क कहता है कि लग्नेश जहां भी बैठे उस भाव को अच्छा ही कर देते हैं। 6ठ भाव में बैठेंगे तो अच्छा ही करेंगे, रोग रिपुण से आपकी रक्षा करेंगे, तो उनको बल तो देना चाहिए। लेकिन 6ठ भाव में जाकर के बैठे हैं तो मुझे लगता है कि उनको बल देने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर उसकी जगह हमें कुछ और सोचना चाहिए। हमें उसकी जगह कुछ और सोचना चाहिए, किसी और ग्रह को बल देने के बारे में सोचना चाहिए। इस कुंडली के लिए सूर्य को, इस कुंडली के लिए मंगल को, विशेष करके सूर्य को बल देने के बारे में सोचना चाहिए। तो सूर्य को बल दीजिए, सूर्य को बल देना ज़्यादा अच्छा होगा। मनोज सोनी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या कोई ग्रह अपने ही भाव को पाप कर्तरी योग में ला सकता है? उदाहरणार्थ, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि एकादश भाव में हो, सूर्य नवम में हो, तो क्या 10वें भाव पाप कर्तरी योग में आ जाएगा, जबकि 10वें भाव में शनि की ही राशि है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सवाल का जवाब है ना, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन जरा समझिए, बड़े ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए। पाप कर्तरी योग में डालने वाला अकेला शनि तो है नहीं, एक तरफ सूर्य भी तो है जो इस भाव को परेशानी में डाल रहे हैं। एक दूसरा, प्रत्येक ग्रह जबकि वो अपनी जिस राशि में बैठा है, अपने से पीछे वाली राशि का वो छादक ग्रह होता है। छादक अर्थात उसकी रक्षा करने वाला, रक्षक। एक दूसरा, शुक्र के मामले में सूत्र अलग लागू होता है, वो आगे और पीछे दोनों भावों को बल देते हैं। पीछे का छादक और आगे वाले का को वृद्धि कराने वाले होते हैं। आगे वाले भाव को वृद्धि कर देते हैं और पीछे वाले का रक्षा करते हैं। तो यहां पर शनि देखा जाए तो दशमपति बनकर के लाभ में स्वगृही बैठे हैं,
लाभ में उनका जाना और विशेष करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठने पर ग्रह अपने दूसरे भाव के बल को और मजबूत कर देता है। तो उस अवस्था में इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि दशम भाव तो बली है, लेकिन शनि और सूर्य ने मिलकर के दशम को पाप मध्यत्व में डाला है। फलतः कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन शनि स्वगृही बलवान होकर के बैठे हैं और सूर्य नवम में बलवान होकर के सूर्य नवम में बैठे हैं जहां की वो कारक होते हैं। फलतः आपको पता नहीं चलेगा, ये पापकर्तरी होने के बावजूद आप इसके दुष्प्रभाव को नाम मात्र ही महसूस कर पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अगला जो प्रश्न है दर्शना श्रीवास्तव जी का है। इन्होंने पूछा है मकर लग्न के जातक की कुंडली में शनिदेव द्वितीय भाव में और मंगल अष्टम भाव में, क्या यह जातक के लिए खराब होगा? मैंने सुना है कि लग्नेश की दृष्टि खराब नहीं होती, जातक के नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति। बड़ी कमाल का प्रश्न दूसरा भी है ये। निसंदेह यहां पर देखें तो मंगल अष्टम में कारक तो नहीं है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि जो द्वितीय भाव पर पड़ रही है, अब शनिदेव जान बचाएंगे कि जान लेंगे, क्योंकि वो लग्नेश भी हैं। यहां समझिए, वैसे तो शनिदेव जीवन की रक्षा करने वाले ही ग्रह हैं और जीवन की रक्षा करेंगे, लेकिन अष्टम में मंगल पर जब दृष्टि वो डालेंगे तो ये विस्फोटात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। फलतः लग्नेश होने के बावजूद ये विस्फोटक स्थिति है और जातक के जीवन में दुर्घटना, एक्सीडेंट की संभावना बनी ही रहेगी। इससे सुरक्षा नहीं संभव है लग्नेश होने के बावजूद, क्योंकि यहां पर शनिदेव स्वतः कोई बुराई तो नहीं करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि का प्रभाव है और वो दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। जस्ट ऐसे ही कि माचिस की तीली में भी बारूद होता है और वो बारूद जिसमें विस्फोट होता है, दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर एक बारूद से दूसरे बारूद को स्पर्श कराया जाए तो सुरक्षा नहीं करेगा, वरन उस बारूद में आग लगा देगा, भयंकर विस्फोट कर देगा। तो यहां शनिदेव रक्षा करने वाले हैं, दोनों एक जैसी स्थिति उत्पन्न करें, बल्कि शनि यहां पर अष्टम को देख रखे आयु की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन वहां मंगल बैठे हैं, आग, तो ये बारूद की स्थिति है, विस्फोट होगा ही होगा। सो सावधानी की आवश्यकता है। जाला मनीषा ने पूछा है तुला लग्न की कुंडली में चंद्र तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में गुरु मंगल राहु बुध की युति और सूर्य पंचम में, शुक्र छठे स्थान में और शनि 11वें भाव में, पुखराज धारण कर सकते हैं? तुला लग्न की कुंडली में चंद्र तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में गुरु, तो बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। गुरु का रत्न सोचा ही नहीं जा सकता है। निशांत सिंघल जी का प्रश्न है तुला लग्न पंचम भाव में बुध 5 डिग्री, किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो, राहु दशम भाव में, राहु की महादशा चल रही है, राहु में बुध का अंतरदशा आने वाला है, कैसा जाएगा? तुला लग्न पंचम भाव में बुध किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं, राहु दशम भाव में। अब देखा जाए तो राहु और बुध का संबंध आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कुंडली में षडाष्टक योग में है, राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा वैसे तो तुला लग्न में कोई विशेष परेशानी उत्पन्न करने वाली नहीं होती, यहां भी मैं समझता हूं कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन यदि आप निशांत जी अगर आप कहीं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये समय ठीक नहीं जाएगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। विशेष करके राहु में जब बुध का अंतर होगा तो शेयर मार्केट में विशेष हानि की संभावना को दर्शा रहा है, आपका पैसा कहीं डूब सकता है, फंस सकता है, आपको नुकसान होगा। तो शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, निवेश करना रोक दीजिए, बस। इसके अलावा कोई बहुत चिंता तो मैं नहीं समझता हूं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बस इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। तो आज आशा करता हूं जितने लोगों के प्रश्न आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।